मेरठ का है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मेरठ, वो पूरे उसका नाम है ना, तो उसको शॉर्ट में सर। चलिए, तो कल के टॉपिक से बदल करके फिर आज दूसरे टॉपिक पे आते हैं। इकोनॉमी थोड़ा समझिएगा। इकोनॉमी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका मूल विषय है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमी का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो क्या है? डेवलपमेंट, ठीक है, मानव विकास। अब जरा समझिएगा, जब भी कहीं पर भी ये डेवलपमेंट वर्ड आएगा, बात समझिएगा, डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम करना है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, कहीं पर भी आप बात करोगे, उसके लिए इसके जो बेस है उस पर जाना होगा, जिसे आप कहोगे प्लानिंग, नियोजन। बस इसका बेस यहीं पर है। कोई भी डेवलपमेंट आप प्लान कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, अचीव करना चाहते हो, देन यू हैव टू प्लान। आपको नियोजन करना होगा, क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर आप चाहोगे तो शायद वो डेवलपमेंट कभी नहीं अचीव कर पाओगे, हमेशा बराबर नहीं। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि भाई अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आगे काम करें, तो प्लानिंग करें। बस यही कॉन्सेप्ट आपको आज का टॉपिक डिसाइड करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या यहाँ कोई सोने की चिड़िया थी? यहाँ कोई सोना था ही सोना था, ऐसा? बस ये था कि वो एक टाइम पीरियड था कि जब हम हर फील्ड में इनरिच थे, हर क्षेत्र में हम धनी थे। साहित्य के क्षेत्र में बहुत धनी, वैज्ञानिक शोध पे बहुत धनी, चिकित्सा में बहुत धनी, पैसे में भी बहुत धनी थे। अगर आप कहो कि कभी नहीं भारत के पास पैसा नहीं था, तो मैं एक विदेशी राइटर को आपको कोट कर रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिए। प्लिनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। प्लिनी यूनान का दार्शनिक था, मेगास्थनीज से पहले था। मौर्य काल में मेगास्थनीज आया था, और मेगास्थनीज से पहले था प्लिनी। प्लिनी ने अपनी बुक में लिखा है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का, ध्यान दीजिएगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का 50% चाइना के पास था, कहाँ पे था, और 33% इंडिया के पास है। क्या समझे? अब आप सोचिए भारत क्या रहा होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भारत का विद्वान नहीं कर रहा, कोई भारत का दार्शनिक नहीं कर रहा। कहाँ का दार्शनिक कर रहा है? यूनान। मेरे यही बात आज तक समझ में नहीं आई। आप लोगों ने एक लाइन पढ़ा होगा, भारत की खोज किसने की? लिखा तो यही जाता है, वो है डिस्कवर्ड इंडिया। चाहे जितनी किताब पढ़ लीजिए, चाहे जिसकी पढ़ लीजिए पब्लिकेशन, आप यही तो लिखते हो, भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। तो भाई प्लिनी कौन से भारत की बात करता था? सिकंदर कौन से भारत की बात करता था? क्या दूसरा भारत था क्या? तो अगर यही तब भारत की खोज कैसे हुई भाई?
कहानी में झोल मोल है मेरे समझ में नहीं आती, चलिए वो एक अलग विषय है। तो यानी ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स थी एट दैट टाइम, बिफोर मौर्य डायनेस्टी। जो प्लिनी ने लिखा है हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। अब आगे आइए, मौर्य काल में हम अपने कल्चर, कस्टम, लिटरेचर और इकोनॉमी को और बहुत अच्छा करते हैं। साम्राज्य बढ़ता है मौर्य प्रशासन का और आगे होता है। गुप्ता काल तक पहुँचते पहुँचते हम उसको कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी। इंडिया की करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड थी। फिर एक जबरदस्त आता है एज जहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी फॉल करती है, डिक्लाइन करती है, चाहे वो सल्तनत काल में हो, चाहे वह मुगल काल में हो और चाहे वह ब्रिटिश काल। हम पूरी तरह से इकोनॉमिक फॉल किया था। इकोनॉमिक फॉल की हमारी स्थिति ऐसी थी कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब, कल मैंने नाम बताया था आपको, कौन सी किताब? बिल्कुल सही जवाब, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने लिखा कि भारत की स्थिति यह है कि जेल सर्वाइवल इंडेक्स जारी करना पड़ रहा है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। और खाने के बारे में दादा भाई नौरोजी साहब ने कहा कि भारत की स्थिति यह है कि जेल में इससे बेहतर खाना मिलता है जितना आम आदमी को मिलता है। तो भारत एक गरीब देश है। अब गरीब अगर है तो जाहिर सी बात है कि हम विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो डेवलपमेंट के लिए शुरुआत हो रहा है प्लानिंग। ये आज का जो हमारा विषय है, आज से जो हम थोड़ी चर्चा आपसे करेंगे वो इसी प्रकार है। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। अब बात ये आती है कि नियोजन क्या है? किसी भी सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों का पहले से ही निरूपण करना। चाहो तो एक लाइन परिभाषा आप नोट करिए, लिखिएगा नियोजन, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, वांछित मन चाहे वांछित जो भी लिख दीजिए, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, टू अचीव डिजायर्ड गोल। कार्यों और कार्यक्रमों का पहले से ही निरूपण कर लेना, पहले से ही निरूपण कर लेना नियोजन कहलाता है। To chart out the programs and policies of and works is called planning। तो भाई ये बात हो गई प्लानिंग की परिभाषा। अब इसकी दूसरी लाइन पे आ जाए, आर्थिक नियोजन। अब हेडिंग डाल दीजिए आर्थिक नियोजन, एक लाइन में लिखिएगा इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक क्या है? देश की आर्थिक प्रगति के लिए, देश की आर्थिक प्रगति के लिए आर्थिक क्रियाकलापों के रूपरेखा का पहले से तैयार कर लेना, for the economic development of country, draft the methods and agenda of working is called economic plan। तो भाई आपने
इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए वर्किंग एजेंडा है। ये हो गया। अब आप लिखिए, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, उसके 2-3 प्रकार केवल हम लिखाएंगे, सारे नहीं लिखाएंगे। क्वेश्चन आता है नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। हेडिंग डाल दीजिए नियोजन के प्रकार। नियोजन के बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारे दिए हैं, लेकिन यह है कि आपको हम बहुत सारा लिखवाएंगे तो फिर टाइम खींची होगा और बहुत पसंद नहीं। केवल 4 ऐसे हैं जो लिखने की जरूरत है। पहला लिखिएगा केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। केंद्रीकृत लिखते हैं, नियोजन के प्रकार। पहला है केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब जरा समझिए, दोनों प्रकार हम एक साथ समझा दे रहे हैं। एक होता है केंद्रीकृत नियोजन, एक होता है विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज्ड। अब बात आती है कि इन दोनों में अंतर क्या है, यही आपको थोड़ा समझना है। जब कोई नियोजन किसी संगठन के मुख्य पदाधिकारी द्वारा ही किया जाए और बाकी लोगों से परामर्श, राय, सुझाव या सहायता ना लिया जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे, सेंट्रलाइज्ड। जैसे मान लीजिए हमारे आपके घरों में है, कुछ भी काम होने वाला है, घर के जो वरिष्ठ व्यक्ति है उन्होंने अपना सारा काम, सारा चीज अपने हिसाब से कर लिया, आपसे कुछ भी नहीं पूछा, तो एक तरीका ये हो गया। जैसे हमारे समय में होता था, घर में अगर 4 भाई है तो चारों भाई का कपड़ा एक साथ थान से कट के आ गया, एक ही कलर का, एक ही तरीके का, और चारों का सिलवा दीजिए, बारात चाहिए तो चारों समझ जाते थे। ऐसा है कि नहीं है? और आज अगर कर दीजिए तो एकदम जावे नहीं करेंगे। तो भाई ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है कि जहां एक व्यक्ति बैठा हुआ पूरा काम कर रहा है। दूसरा है विकेंद्रीकृत प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इसमें क्या होता है, जो केंद्र में सबसे ऊपर बैठा हुआ पदाधिकारी होता है, ये केवल ये बताता है कि हम ये चाहते हैं, कैसे करना है इसके अधीन वाले नागरिक करेंगे, जिसके अधीन वाली संस्थाएं करेंगी। टारगेट ये डिसाइड कर दिए, बाकी क्या करना है ये डिसाइड करेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। भाई पिताजी ने कहा कपड़े खरीदे, आपने कहा बिल्कुल खरीदना, कहीं 2000 करो जाओ कपड़े खरीदो। अब आप गए अपने मनपसंद कपड़े लेके चले, पिताजी को तब भी खर्च करना था, तभी कैसे खर्च करना, पैसा इनको तब भी खर्च करना था, अभी खर्च करना, और इन्होंने क्या कर दिया, इनको प्लानिंग कर दिया। तो इसे कहते हैं विकेंद्रीकृत। जब तक भारत में योजना आयोग रहा, ये बात नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आपसे बनेगा। जब तक भारत में योजना आयोग रहा, भारत में केंद्रीकृत नियोजन, क्योंकि योजना आयोग किसकी संस्था थी, भारत सरकार की। राज्यों का कोई परामर्श या राज्यों का कोई सुझाव योजना आयोग के पास नहीं। सेंट्रलाइज्ड प्लान। जब से नीति आयोग आया तब से डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में राज्यों की भूमिका हो गई कि नहीं हो गई। नीति आयोग कुछ तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना, कुछ तो पढ़ा होगा ना। नीति आयोग का ऑर्गेनाइजेशन संगठन या योजना आयोग का ऑर्गेनाइजेशन संगठन नहीं पढ़े आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, बताएंगे हम। भाई पढ़ाना हमको पूरा है, कोई दिक्कत नहीं, ना पढ़ा हो तो ऐसा कुछ आपको कोई ना छूटेगा। तो केंद्रीकृत नियोजन और उसका दूसरा होगा विकेंद्रीकृत। अब एक लाइन परिभाषा लिखिए। केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, नियोजन का वह प्रकार जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता
अधीनस्थ सत्ताओं के परामर्श के बिना नियोजन करती है। टाइप ऑफ प्लानिंग इन विच अपेक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री planned for the development without suggestion of subordinate authorities, यानी जो अधीनस्थ सत्ताएं हैं उनसे कोई बिना परामर्श किए स्वयं देख लीजिए। इसी में योजना आयोग के कार्यकाल तक, योजना आयोग के कार्यकाल तक भारत में केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली थी। दूसरा लिखिए, विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली। विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली। नियोजन प्रणाली का वह प्रकार जिसमें सर्वोच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ताओं के सुझाव और परामर्श से नियोजन करती है। ठीक है। मेथड ऑफ प्लानिंग इन विच अपेक्स अथॉरिटी प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय दी या along with suggestions and assistance of subordinate authority। तो subordinate authority को भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सुझाव और परामर्श देगा। ठीक, केवल दो ही आपसे पूछते हैं, यही दोनों आपको लिखा जाएगा, बाकी और छोड़ दो, क्योंकि जितना आपसे आने वाला है सिर्फ वही आपको। अब देखिए, भारत में नियोजन, प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन। क्वेश्चन आता है, भारत में नियोजन की शुरुआत किसने की? द फर्स्ट पर्सन हु गिव परसेप्शन रिगार्डिंग प्लानिंग ऑफ इंडिया, किसने शुरू किया था? नियोजन की बात सबसे पहले किसने किया था भारत में? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल, एक जवाब आया। और कोई? दादा भाई नौरोजी, दूसरा जवाब। और कोई? चलिए देखिएगा, भारत में नियोजन की पहली विचारधारा, द फर्स्ट परसेप्शन ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज बीइंग गिवन बाय, भारत में नियोजन की पहली विचारधारा किसने दिया था? चलिए एक हिंट दे रहा हूं, देखता हूं किसको पता है। उन्हीं की याद में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। उन्हीं की याद में भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। सीवी रमन। चलिए भाई, आप लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, सीवी रमन तक पहुंच गए। उनके याद में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, हमने इंजीनियर्स डे। और के भाई भारत के बहुत बड़े इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया, देख लीजिएगा,
भारत में नियोजन प्रणाली की शुरुआत एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया। विश्वेश्वरैया हम लोग लिख लेंगे कि नहीं? अरे नहीं, हमारे बहुत लोकप्रिय नेता है, वो विश्वेश्वरैया बोल नहीं पाते हैं। लिखना तो बहुत दूर की बात है। भारत के एक जनप्रिय नेता है, वो बोलने में उनको दिक्कत होती है। अरे ये चलिए आगे लिखिएगा। देखिएगा, एम विश्वेश्वरैया ने, आगे लिखिएगा, एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में, एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपनी पुस्तक, ये किताब का नाम भी कई बार आपके एग्जाम में आता है कि ये किताब किसने लिखी थी। ए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, लिख दे रहा हूं मैं, ए प्लान्ड प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में सबसे पहली बार जी, ये अधूरा नहीं जाएगा, कोई बात सही है। ए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत में नियोजित विकास, लेकिन किताब का चूंकि नाम है तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है ना। सबसे पहली किताब ये लिखी गई, और किसने लिखी? एम विश्वेश्वरैया साहब। एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर थे और बहुत बड़े इंजीनियर थे, लेकिन वो भारत के आर्थिक विकास से संबंधित लिखने वाले सबसे पहली किताब, मतलब उनकी इकोनॉमी पर भी इतनी अच्छी पकड़। और उन्होंने कहा कि जो हम इकोनॉमिक प्लानिंग का मॉडल और कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अगर भारत ने इसको लागू कर दिया तो 10 सालों में भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुना हो जाएगी। देखिए, जिसका उद्देश्य 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। That object was to double the national income in 10 years. जिसका उद्देश्य 10 वर्षों में भारत की आय को, या भारत की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। ठीक है, तो पहला पर्सन कौन हो गया? एम विश्वेश्वरैया। अब देखिए दूसरा नाम, 1938 में, लाइन चेंज करके लिखिएगा, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1938 में भाई? सुभाष चंद्र बोस ने, कौन थे? 1938 में भी ये चुने गए थे और दोबारा 1939 में भी चुने गए थे, हरिपुरा और त्रिपुरी। और त्रिपुरी में क्या हुआ था? विवाद हो गया था। किसने विवाद किया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। और दोबारा कौन बना था? विवाद किसी और के लिए किया और बना किसी और, कोई और। पढ़िएगा, चलिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इन 1938
the chairperson of Indian National Congress, Mr. Subhash Chandra Bose, constituted National Planning Committee. National Planning Committee under the chairmanship of पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। कब गठन किया गया? बहुत बढ़िया से याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कंफ्यूजन मत करिए, पता चला आप लोग के चक्कर में हम भी भूल जाएंगे, तो कोई कंफ्यूजन मत करिए। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने एक समिति बनाया, समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो 1938 में समिति बनी। अभी इसको छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़िए। जब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को ये पता चलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नियोजन के लिए समिति का गठन कर दिया है, तो उसमें विवश हो गई, अब मुझे भारत के विकास के लिए नियोजित प्लानिंग करनी है। उन्होंने भी तुरंत वही काम किया। देखिएगा 1940 में इन 1940 ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड प्लानिंग डिपार्टमेंट। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नियोजन विभाग की स्थापना की या योजना विभाग की स्थापना की। इस शब्द बिल्कुल ध्यान देना, नियोजन और योजना एक ही है, दो नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा तीसरा स्टेप आपका आ गया। अब चौथा स्टेप पे आइए। देखिए अलग अलग नाम आएगा, लेकिन 1944 में कब की बात हो रही है? 1944। बंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने बंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने पंद्रह वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की। बात मत करें बेटा। बंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने राष्ट्रीय आय को 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसका नाम बॉम्बे योजना पड़ा। दैट वाज नेम्ड एज बॉम्बे प्लान। बॉम्बे, और बॉम्बे योजना का उद्देश्य क्या था? बस ये आपसे यूपीएससी में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है, पीसीएस की तो छोड़ दीजिए। यानी अगर आप नोट्स पढ़े रहोगे तो डायरेक्टली यूपीएससी के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। हाँ, ये नहीं कि हम केवल पीसीएस की बात कर रहे हैं, जो लोकल बात कर रहे हैं। बहुत स्टैंडर्ड कंटेंट। आगे चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा। मतलब सरकार को दिया कि आप इस इकोनॉमी पर काम करिए तो राष्ट्रीय आय दोगुना हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार भाई 1940 की 1944 की बात तो ब्रिटिश सरकार थी। चलिए फिर लिखिएगा 1944, अगली लाइन लिखिएगा। 1944 में प्रसिद्ध साम्यवादी नेता श्री M.N. राय
श्री M.N. राय ने जनवादी योजना प्रस्तुत की। जनवादी योजना या लोकवादी योजना। अब अगर आप लोग में से किसी को हिंदी अच्छी आती हो तो जन और लोक में क्या अंतर है? जैसे जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक, बात दोनों ही। तो भाई कुछ देखिए, हम कहते हैं पर्यायवाची से, क्या कोई किसी का पर्याय होता है? प्रतिनिधि हो सकता है, दूसरा कोई हो सकता है, समान तो नहीं हो सकता ना। पर्यायवाची जैसा शब्द बड़ा एक दुर्लभ शब्द है कि जिसका अर्थ एक ही जैसा। भाई आपने कहा कृष्ण जी पर्यायवाची है, आपने कहा मुरलीधर, तो मुरलीधर माने मुरली को बजाने वाला, मुरली को धारण करने वाला। गिरधर, यही तो कहोगे ना। माखन चोर, लेकिन अब अल्टीमेट अगर बात करिए कि माखन चोर और गिरधर एक ही शब्द है, बड़ी विलंबना होती है। अब आप जरा सोचिए, आपका कोई पैसा चुराने वाला है और आपने कहा हे माखन चोर मेरी रक्षा करो, तो भाई कहेंगे हम तो खुद ही माखन चोर, तो हम खुद ही चोर बना रहे, तो तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तो चोर के साथ रहेंगे। जब तो हमको चोर घोषित कर दिया तो हम चोर के साथ रहेंगे। और जब वहीं पर आपने कहा हे गिरधर, फिर लोगों को बचाने वाले, मेरी रक्षा करो, तो हाँ अब सही बात है, अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो अब जन और लोक में भी थोड़ा सा अंतर है, बहुत माइन्यूट। जन मतलब होता है कि जो आज की जनसंख्या है और हर क्षण की जनसंख्या बदलती है, एक सेकंड में जनसंख्या बदलती है। भारत में एक सेकंड में कितने लोग बढ़ जाते होंगे और भारत में एक सेकंड में कितने लोग बदल गए। तो लोक जो शब्द है वो प्रगतिशील शब्द है, प्रोग्रेसिव, यानी जो आने वाले को समाहित करती हुई जाती है। चलिए यही बात है। तो श्री M.N. राय ने जनवादी योजना प्रस्तुत की, पब्लिक प्लानिंग को कहते हैं। फिर लाइन चेंज करके लिखिएगा। 1945 में श्रीमन्नारायण, उनका नाम है लेकिन लिखते इस तरह से मन्नारायण, श्रीमन्नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत। इन 1945 श्रीमन्नारायण प्रेजेंटेड गांधीयन प्लान। तो क्या गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। तो भाई गांधीवादी योजना गांधी जी के आदर्शों पर आधारित थी। कभी मैंने बात किया था गांधी जी के आदर्श। तो भाई 1945 आ गया, आज़ादी का समय आ गया। तो आज़ाद भारत, तत्कालीन भारत सरकार योजना विभाग के द्वारा कुछ न कुछ प्लानिंग करके काम कर ही रही, काम चल रहा है। अब भारत आज़ाद हो जाता है। भारत आज़ाद होने के बाद फिर से प्लानिंग की बात शुरू करता है कि अब हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात शुरू करें। जब भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत करने की बात आती है तो तत्कालीन समय में कुछ भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री गण थे, जैसे PC महालनोबिस, प्रोफेसर V.K.R.D. राव, ये सब भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्रियों में थे। नेहरू जी ने इन सबको बुलाया, मीटिंग किया, बात किया, भाई कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या न किया जाए, सारी चीज़ें। फिर नेहरू जी को किसी ने याद दिलाया कि भाई सारा पावर तो आप ही के हाथ में है। कहीं कैसे, कहीं भारत के प्रधानमंत्री कौन है, कहीं आप, कहीं भारत के राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन है, कहीं आप। भाई अभी मैंने आपको लिखा है ना कि 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और तत्कालीन समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी एक और जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रतिवेदन देना था और दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को
प्रतिवेदन स्वीकार करना था, यानी इधर से देना था, इधर से स्वीकार करना था, बात खत्म हो गई। तो भाई सारा फंडा तो आप ही के हाथ में है, बात किसी की और जरूरत है नहीं। तो चलिए लिखिएगा, यहीं पर लिखिएगा, पहले एक और देखिए तब इसको लिखवाते हैं कि जब 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना पर, श्री जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना पर, ठीक है। अब समझिएगा, लाइन चेंज करके लिखिएगा, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, लिखिएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन योजना आयोग घड़ी डाल करके इसी के आगे लिखिएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रतिवेदन पर, प्रतिवेदन पर 15 मार्च 1950 को केंद्रीय कैबिनेट के एक कार्य आदेश के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। On 15 March 1950, on the recommendation of National Planning Committee, Central Cabinet established Planning Commission। ठीक, तो भाई केंद्र सरकार, देखिए कोई भी भारत में संगठन जो स्थापित होता है, इस सबसे बड़ी बात है कि कौन स्थापित कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये प्रशासनिक शब्द है, प्रशासन से संबंधित है। किसी भी विभाग, योजना या कार्यक्रम की स्थापना कौन कर रहा है, शुरुआत कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री केवल अपने आप से कर सकते हैं, कैबिनेट से कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कर सकते हैं, पार्लियामेंट से करा सकते हैं। हर एक लेवल का एक अलग विशेषता है। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था, उसकी स्थापना किसने किया था? सेंट्रल कैबिनेट। इसका मतलब बनता है जो स्थापित करेगा वही इसे हटा भी सकता है। ये तो होगा ना, या उससे ऊपर वाला, यानी सेंट्रल कैबिनेट ने अगर स्टैब्लिश किया है तो या तो सेंट्रल कैबिनेट इसे हटाएगी, या पार्लियामेंट बाय सर्कुलेशन कर सकती है, तो पार्लियामेंट भी कर सकती है, या उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है। अगर उसे लगता है कि ये सही नहीं है तो वो करा सकती है। तो मतलब बनता है कि ये कौन किया है, किसने किया है, ये बहुत मायने लगाता है। बात समझिए, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो सेंट्रल कैबिनेट ने योजना आयोग की स्थापना की। अब इसका ज्यादा स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि योजना आयोग समाप्त हो गया है, इसके आगे का प्रश्न आपसे यहाँ पे नहीं आएगा। अब आपसे जो प्रश्न आएगा वो नीति आयोग से आएगा। योजना आयोग का काम क्या था? योजना आयोग का बेसिकली जो उद्देश्य या कार्यों की बात करोगे तो 3 या 4 मूल उद्देश्य है। जैसे पहला काम था इसका, देश के भौतिक संसाधनों का आकलन करना, टू एस्टिमेट द फिजिकल रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री। भाई हम ये जाने कि हमारे देश की भौतिक संपत्ति कितनी है। पहली बात आती है, आप कभी भी
अगर किसी भी कार्यों के लिए प्लानिंग कर रहे हो, सबसे छोटे स्तर पे आइए। मान लीजिए आप में से किसी का बर्थडे, आप प्लान कर रहे हो बर्थडे मनाने, तो बर्थडे मनाने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे? आपके पास पैसा है, 5,000 में मनाना है कि 5 लाख में मनाना है कि 5 करोड़ में मनाना है। अब आपको 5 करोड़ में कोई बर्थडे नहीं मनाता होगा, बहुत सी होगा भाई। जब 17 करोड़ का पास लेके घूम सकते हैं तो 5 करोड़ बर्थडे मनाने में कौन सी बात है? तो बड़ी सी बात भाई, हम अपनी बजट को देख करके चलेंगे, हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले बात यह था ना, तो जब हम देश के आर्थिक प्रगति की बात करेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे कि भारत में कितने संसाधन हैं। तो पहला काम क्या होता है योजना आयोग का? इतना नहीं वीडियो के चाहो तो 2-3 लाइन चलिए। योजना आयोग का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन। पहला, देश के भौतिक संसाधनों का आकलन करना, देश के भौतिक संसाधनों का आकलन करना, टू एस्टिमेट द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। दूसरा, देश के मानवीय संसाधनों का आकलन करना, देश के मानवीय संसाधनों का आकलन करना। अब ये तीसरा, मानवीय संसाधनों के उचित विकास हेतु भौतिक संसाधनों के उपभोग और उपयोग का नियोजन करना। टू प्लान फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। भाई जो संसाधन हमारे यहाँ देश में है वो किसके विकास के लिए है? मानव के विकास के लिए, मानवीय विकास के लिए तो है ना। भौतिक संसाधन किसके लिए होते हैं? मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। हम यही करते हैं हम, तो हम मानव विकास के लिए भौतिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग की योजना आयोग मूलतः फिर दूसरा लिखिएगा लाइन जी, राष्ट्रीय विकास। अच्छा इसमें एक लाइन और बढ़ा दीजिए पहले योजना आयोग में। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त घोषित कर दिया। ऑन 1 जनवरी 2015 सेंट्रल कैबिनेट डिक्लेयर्ड इट। बस ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद ये संसार है, यहाँ विविध प्रकार के लोग और विविध प्रकार के लोगों की विविध प्रकार की आवश्यकता है। जो जिस आवश्यकता में लिप्त है उसको लिप्त रहेंगी। हमारी आपकी आवश्यकताएं अलग है, उनकी आवश्यकता है। तो भाई अगला लिखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिएगा 6 अगस्त 1952 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। सेंट्रल कैबिनेट इस्टेब्लिश्ड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका कार्य और उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन देना था। That object was that object and function was to given give final recommendation to the 5-year plans। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन देना, ठीक है। अनुमोदन, रिकमेंडेशन। देखिए हम लोग की आदत है कि बिल्कुल एकदम वही शुद्ध वर्ड निकलता है, वो मिला जुला वाला नहीं। हिंदी निकलेगा तो हिंदी ही चलेगी, उर्दू निकलेगा फिर उर्दू शुरू हो जाएगा, फिर इंग्लिश में निकलेंगे। मतलब ये रहता कि आप जब ऐसे मेंस जब लिखिए तो आपकी भाषा बड़ी अच्छी होगी। अगर भाषा थोड़ा संतुलित नहीं हो पाएगा ना आपकी, तो प्रयास ये आपको करना है कि आपको भाषा बड़ी अच्छी लगे। और अगर मैं सही बात करूं तो अभी मैं 2-3 शब्द केवल आपसे हिंदी के लिखवा दूं तो आप गलत करेंगे। चलिए, तत्व लिखिए आप लोग। तत्व है बड़े आसान शब्द से शुरू करते हैं। तत्व सब लिखिए। अब देखिए, तत्व जो आपका शब्द है उसमें 2 शब्द हैं, तत्व, घन, त्व। यानी आधा का एक बार नहीं लिखना है। कुछ लोगों ने लिखा है सही, मुझे याद है, लेकिन आप समझ लीजिए ऐसे तथ्य। अब हमने कहा, अब देखिए तत्व ऐसे लिखा जाता है, तत्व ऐसा नहीं, तत्व यानी तत्व। ऐसे आपसे लिखना है तथ्य, तो तत्व भी ऐसे 2 बार होगा, तथ्य। हिंदी शब्द इतना आसान नहीं, हम बड़ी सटीकता से बात करेंगे जब आप तत्सम शब्दों की बात करेंगे। तत्सम पढ़िए, तद्भव पढ़िए। तद्भव कॉमन है, विभ्रंश कॉमन है। जब हम मूल पे जाएंगे तो बहुत सटीकता होगी। तो पीसीएस का मेंस आपको लिखना हो, आईएएस का मेंस आपको लिखना हो, तो आपकी भाषा बड़ी ही परिष्कृत और परिमार्जित हो। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अभी से लिखना शुरू कर दीजिए, आंसर राइटिंग पे। एनसीईआरटी की किताब लीजिए, सबसे पहले एनसीईआरटी 6, 7, 8 में पीछे क्वेश्चन दिया होता है, पढ़ने के बाद उसी चैप्टर को लिखिए। और दूसरा एक चीज़ बताइए, आप लोगों से कितने लोग पर डे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी, समाचार पत्र कहीं नहीं मिलता आपको, न्यूज़पेपर कहीं नहीं मिलता, रूम पे आता है। क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? आप लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई घर में और नहीं क्या? अब अगर यही पर हम आपसे कहते हैं कि जब आपको पढ़ने के लिए ही टाइम नहीं है, ये बात यही ना। देखिए, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज, एडिटोरियल पेज, गेम पेज, इकोनॉमी पेज और इंटरनेशनल पेज, केवल यही पढ़िए, मनोरंजन कहानियाँ नहीं। बिल्कुल मैं एग्जैक्ट बात करता हूँ। कभी कौन बैठा मेरे सामने मैं कभी नहीं देखता,
जो स्पष्ट है मैं सिर्फ वही बात करता हूँ। केवल 5 पेज पढ़ना है, वो भी जितना जरूरी है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा कि हर एक न्यूज़पेपर में 2 एडिटोरियल आलेख प्रतिदिन आते हैं, 2 बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे रहते हैं। और मुझे पता है कि आपने आज तक कोई आलेख नहीं पढ़ा, लेकिन प्रयास ये जरूर करिए। अगर आपको लिखाना सही करना है तो इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी आता है, और हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी आता है। इंग्लिश में तो द हिंदू प्रत्येक न्यूज को एडिटोरियल बना के देता है। उसकी सबसे अच्छी खास बात यही है, द हिंदू जो आता है वो प्रत्येक न्यूज को एडिटोरियल बना के देता है, पैराग्राफिंग करके ही उसको देगा। और बाकी अगर हिंदी में पढ़ना है तो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इस तरह से जो भी चर्चित है आपको ही सब ले सकते हैं। तो प्रयास जरूर करिए कि एडिटोरियल जरूर पढ़ें, अगर राइटिंग स्किल आपको अच्छी करनी है तो। जब तक आप लिखने पे नहीं आओगे, प्री क्वालिफाई भी कर लोगे तो क्या करोगे? अनायास कभी निबंध लिखने को सोचिए, अनायास, बिना किसी बात के। हिंदी आप में से कितने लोगों ने पढ़ा? हिंदी साहित्य। भारत के एक अच्छे निबंधकार का नाम बताइए। बस्ती के हैं इसलिए बता रहे हैं कि निबंधकार है? बहुत सी निबंध लिखा उन्होंने। निबंध चिंतामणि। आप लोग मतलब भैया आपको निबंध नहीं पता कि निबंध किसे कहते हैं? निबंध किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, आलेख किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं? भाई थोड़ा ये तो पढ़ लो, बेसिक तो जानो कम से कम किसे क्या कहते हैं। भारत के अच्छे निबंधकारों में नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र का। और प्रताप नारायण मिश्र का एक निबंध आपने इंटर में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा। आप लोगों में से कई लोग यूपी बोर्ड से होंगे, पढ़ा के प्रताप नारायण मिश्र का। बताइए। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध का नाम है बात। और उनको यही लिख, इसी से लिखा, बात की कोई बात नहीं मगर बात बहुत बड़ी बात होती है। शुरुआत पहली रहनी चाहिए। यानी बात शब्द को लेकर 7000 शब्दों का निबंध लिखा हुआ। और आप इतने बड़े टॉपिक को दे देना 700 शब्द लिखना हो तो आपको सोचो क्या लिखेंगे हम इसमें। अगर कहे भारतीय कृषि की समस्याएं लिखे, इतनी समस्याएं हैं कि अपार है, और फिर भी अगर कहेंगे 700 वर्ड का निबंध लिखना, आप लोग क्या लिखे इसमें? समझिए इसमें। ऐसे इंग्लिश, जिन लोगों ने लिटरेचर पढ़ा होगा, इंग्लिश में किसी अच्छे एसेइस्ट का नाम बताइए। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आपका। फ्रांसिस बेकन। और उसके एसे का नाम बता दीजिए। हाँ, आप स्टडीज, आप बुक्स, आप लव, आप डिस्कोर्स, तमाम ऐसी किताबें ऐसे लिखा हुआ। आप बुक्स में उन्होंने एक लाइन शुरुआत में लिखी, सम बुक्स आर टू बी च्यूड, सम बुक्स आर टू बी ईटन एंड सम बुक्स आर टू बी डाइजेस्टेड। एक लाइन में सोचिए पूरी बात की मतलब बढ़िया उखाड़ डाली है। आप लोग पढ़ते हो, आप कदम पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने कोई किताब पढ़ी, आपको क्या लगता है पूरी किताब आप रट लोगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के स्टूडेंट्स की कि वो ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या जरूरत है क्या नहीं। पूरी किताब उठानी है लेकिन पूरी किताब नहीं रटनी है, पूरी किताब नहीं पढ़ लेनी है, पढ़नी है जरूरत भर की और रटनी है काम भर की। तो सबसे पहले तो आप ये सीखो कि आपको काम कितना है। हमारा काम यही है कि हम आपको काम भर का मैटर बता रहे हैं, इतने जाकर के केवल हमने जितना बताया, अगर उतना टारगेट कर लिया, उतना पढ़ दिया तो भगवान ने चाहे या ऊपर वाले ने चाहेगा तो आपको मतलब भर का क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। लेकिन रट लोगे तो आप एग्जाम पास कर लोगे। तो यहीं पर बात आती है कि आप मैटर को समझिए, कंटेंट को समझिए कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर उसे आप कर लोगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। जिसे उन्होंने कहा प्रताप नारायण मिश्र, सम बुक्स आर टू बी च्यूड। च्यूड माने समझ रहे ना, च्युइंगम। कितने लोग च्युइंगम खा जाते हैं? जानबूझ के तो कोई नहीं खाता, चाहे जितनी देर चबाएंगे 4 घंटा,
लेकिन बाद में भूखेंगे। सम बुक्स आर टू बी ईटेन, कि खा भी लिए तो उसे डाइजेस्ट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मतलब पढ़ भी लिए तो जैसे उपन्यास है, उपन्यास क्या होता है, केवल च्यू किया जाता है, आप पढ़ते चले जाइए। कुछ लोगों की आदत होती है उपन्यास पढ़ने की, उपन्यास पढ़ के क्या रखते हैं, वैसे पढ़ दिया, बात खत्म हो गई। अखबार आपने पढ़ा, क्या रखते हो, नहीं, उसे केवल पढ़ना जाता है। एंड सम बुक्स आर टू बी डाइजेस्टेड, अब उसे पढ़ना है, रटना है और याद भी कर लेना है। ऐसा क्या कहेंगे आपके कोर्स का काम। जब आपको इसका बाइफर्केशन पता लग जाएगा तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और लोग यही नहीं कर पाते हैं, 2 साल 3 साल अननेसेसरी मैटर पढ़ते रहते हैं और पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं, और जब प्री नहीं निकलेगा तो छोड़ देते हैं। जैसे मैं एक बहुत सीधी बात आपको बताऊं कि 2 साल से कम में आप रिजल्ट नहीं देंगे, तीसरा साल आप रिजल्ट देना शुरू करो, क्योंकि हम आप लोग तो समझ रहे हैं कि आप लोग सामान्य विद्यार्थी हैं, MBBS और MD और IIT नहीं है। तो सामान्य परिस्थितियों में मतलब क्या होगा कि 2 साल तो तैयारी करने में लग जाना चाहिए, और जब 2 साल तैयारी करने में लग जाएगा, तीसरे साल आपने प्री दिया, पता चला प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला, अब चौथे साल जब परीक्षा देने की बारी आई तो घर वालों ने कहा तुम चलो, तुम्हारी हम शादी कर देते हैं, तुम चलो नौकरी कर लो, तुम चलो ऐसा कर लो, बात खत्म हो गई। तो पिछले 3 सालों की आपकी मेहनत, उत्तर भारत के अधिकांश छात्रों की ये बेसिक समस्या है। ये तब तक उनका खर्चा पानी बंद कर दिया, कहा जाओ तुम नौकरी कर लो, कोई छोटी मोटी, अब तुम नौकरी करोगे, ट्यूशन करोगे, तो पढ़ाओगे, तो क्या करोगे, फिर काम खत्म हो गया। तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि शुरू से ही केवल वही पढ़िए जो जरूरत है, उतना तैयार करिए जितना आपके मतलब का है, और कंटेंट पे केवल काम करिए, और शुरू से ही इतना प्रेशर बना लीजिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप नहीं कर सकते हो, बस आप सही तरीके से चलो, सही प्रोसेस पकड़ो, कंटेंट को पकड़ो। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, बिल्कुल आपके सटे हुए इसी बस्ती जिले का। यहीं पर नगर बाजार है, नगर बाजार में हमारे सीनियर थे, लखनऊ में साथ में रहते थे, मतलब साथ में क्या मतलब ये भी रहते थे। और उनकी कहानी ये है कि वो प्री मेंस देते देते उनका एक एज निकल गया, उस समय 35 होता था एज PCS का, बीत गया। तो वो साइकिल पर घूम घूम कर चाय पत्ती बेचने लगे, दोबारा वापस बाजार में नहीं आए, लौट के यहाँ नहीं आए। संजोग से एक लोअर का पेपर दे रखा था और लोअर का प्री निकला, और तब तक वो पढ़ाई छोड़ चुके थे। और जब प्री निकल गया तो हम लोगों ने कहा भाई साहब आप पेपर दे लीजिए मेंस का। कहा जब पढ़ते थे तब तो देते थे, कभी होता नहीं था, और अब दे करके क्या रखेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं पेपर ना देंगे। तो सब लोगों ने ज़बरदस्ती उनसे कहा नहीं आप पेपर दीजिए, और ये ऐसा वैसा, और पेपर दिया, पता चला कि टॉप 10 में थी। सीनियर पोस्ट थी मार्केटिंग इंस्पेक्टर, आज मार्केटिंग ऑफिसर। तो समय कभी भी बदल सकता है और किसी भी व्यक्ति का बदल सकता है। ये कोई कहानी नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपके यहीं की बाजार की बात है, इसलिए मैं कोई दूर की कहानी लेके नहीं आया, बिल्कुल एकदम पास की कहानी। और आपके बस्ती जनपद के ऐसे ऐसे अधिकारी हैं कि आज लोक सेवा आयोग में बैठे लोग, ज्वाइंट सेक्रेटरी है। ऐसा नहीं कि बस्ती में अधिकारी नहीं है, बस्ती में ढूंढ रहा है आपको, बहुत से लोग हैं। मैं नाम बता दे रहा हूँ, विनय कुमार श्रीवास्तव, किसी GIC के पास रहने वाले हमारे, किसी GIC के ठीक पीछे उनका घर। तो मतलब ये है कि आप काम करें, आप देखें, आप वर्क करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बाकी सब छोड़ दिए ऊपर वालों के हाथ। लेकिन काम उस टॉपिक पे करिए, काम उस कंटेंट पे करिए, काम उस मैटर पे करिए जहाँ से रिजल्ट आ रहा है, जहाँ से जरूरत हो। उसके लिए आप एक काम करना शुरू करिए, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना शुरू करिए, या सॉल्व पेपर नहीं कीजिए। कितने लोगों के पास PCS का सॉल्व पेपर है? कौन सा है? किस पब्लिकेशन का? दृष्टि सॉल्व पेपर। आपके पास ज्ञान का सॉल्व पेपर भी आता है, किताब आती है।
साल पेपर पता बेचने की अच्छी बात अगर हो तो आप लोग यूपीएससी का भी जिसको देना हो और बीसीएस का भी, सबसे पहला काम तो प्री का साल पेपर ले लीजिए। बहुत महंगा नहीं आएगा, 300 का 400 का शायद होगा। और एक मेंस का साल पेपर खरीद लीजिए जो केवल 50 या 60 रुपये का है, वो अनसाल वाला मेंस का अनसाल, प्री का साल। और आप लीजिए चैप्टर वाइज वाला साल पेपर, चैप्टर वाइज आता है, कई सारे पब्लिकेशन का आता है। अब बेटा हम यहाँ पर किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं ले सकते क्योंकि नहीं, हम यही तो आपसे करें, आप क्लास के बाहर पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पब्लिकली हम लोग किसी चैप्टर पब्लिकेशन का नाम नहीं लेते। आप ले लीजिए जिसका ले लीजिए, चैप्टर वाइज लीजिए, तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो चैप्टर हमने पढ़ाया कि जो चैप्टर किसी टीचर ने पढ़ाया, आप घर पे उसको पढ़िए और बाद में उसी चैप्टर का साल उठाइए। आप पढ़े रहो, यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इकोनॉमी और आप चैप्टर सॉल्व कर रहे हो हिस्ट्री का, कहाँ से सॉल्व होगा? या हम पढ़ा रहे हैं नेशनल प्लानिंग और आप सॉल्व करो मुद्रास्फीति, कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो चैप्टर वाइज, ताकि पढ़ाई के साथ साथ आप साल पेपर को सॉल्व करते जाइए, उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको ये पता लगता रहेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा वजूद क्या है, हम आज तक के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या हर चीज पे काम करिए, मल्टी डायमेंशन होकर के काम करिए। तो आगे बात करते हैं, अब लिखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य लिखा था आपने ना, ठीक। अब लिखिए पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। देखिए जब हम बात प्लानिंग की करते हैं तो प्लानिंग की शुरुआत सबसे पहले रूस में हुई। दुनिया में सबसे पहले प्लानिंग की बात किसने किया था? रूस। उसी के आगे बढ़ते हुए कई सारे क्रम में इंग्लैंड ने भी अपना एक मॉडल दिया और अमेरिका ने भी अपना मॉडल दिया। एक को कहते हैं हेराल्ड मॉडल और दूसरे को कहते हैं डोमर मॉडल। भारत ने जब अपनी प्लानिंग की शुरुआत किया तो इसी दोनों प्लानिंग को मिक्स कर दिया, हेराल्ड एंड डोमर मॉडल। अगर आपने किताब पढ़ा होगा तो लिखा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? हेराल्ड। अब चूंकि लेकिन भारत ने आज तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, 2 योजना विकास का काल रहा और एक चक्रीय योजना का काल रहा। ये काल एक खत्म हुआ, चेंज हुआ नीति आयोग में। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं नहीं, लेकिन यहाँ से आज भी एक क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना काल में क्या हुआ, तो हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसी बिंदु को लेकर के चलेंगे जहाँ से वर्तमान में क्वेश्चन आने की संभावना। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका मॉडल क्या था, जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी, आर्थिक प्रगति वृद्धि दर, ये सबसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहा। तो मैं उन बिंदुओं को छोड़ करके बात करूँ। बाकी वो किताब अगर आप कोई भी किताब उठाओगे, चाहे जितनी भी आसान किताब उठाओगे, सब में दिया हुआ है। वनडे और एसएससी के लिए पढ़ना होगा तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक। हम केवल अपग्रेडेड मैटर कंटेंट लिंक करने वाला जो है उसी को बात करेंगे, क्योंकि समय भी हमको देखना है, हम उसी आधार पर बात करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। एक अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक, ठीक। 56 साल, 5 साल की होगी ना, 51 से 56, सीधे सीधे याद रखिए। अब आपको आगे 1 अप्रैल से 31 मार्च लिखाने की जरूरत नहीं, केवल ईयर। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, यह योजना थी। अब इस काल में जो है आप बात करेंगे मॉडल क्या था, तो वही हेराल्ड डोमर मॉडल, तो लेकिन अब उस तरह की बातें यहाँ पर नहीं करनी। अब जरा समझिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट
कृषि का विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि का विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब क्यों करना था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट? ताकि खाद्यान्न उत्पादन को सुनिश्चित किया जाए, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि को सुनिश्चित किया जाए, जो भारत की उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी। हम खाद्यान्न आयात करते थे, मंगाते थे, तो पहला उद्देश्य था कि उसको पूरा किया जाए। अब बात ये आती है कि उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या किया आपने, ये सरकार ने क्या किया? पहली पंचवर्षीय योजना काल में ऐसा क्या किया भारत सरकार ने? तो लिखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना का शुभारंभ। ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ी है, भारत का भूगोल, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी का नाम पढ़ा है? बताइए भाई। दामोदर नदी के बारे में कुछ बताइए। दामोदर नदी के बारे में कुछ भी बता दीजिए। आपने बताया छोटा नागपुर, मतलब यहाँ से निकालती है, ठीक बात, 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। और आगे बताइए भाई। आपसे इसी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग ना, पढ़ रहे हैं ना, तो बताइए कुछ पढ़ा हुआ हो जी। दिक्कत बहुत करती है? नहीं सर, जहाँ से बैठे हैं वहाँ मिनरल बहुत, मिनरल बहुत है। मिनरल भैया अलग बात है, नदी के बारे में बताइए। आप जिस जिले में रहते हैं वहाँ बहुत सारे अधिकारी बनते हैं, उसके लिए आप अपने बारे में बताइए। हम नदी के बारे में पूछ रहे हैं तो नदी के बारे में बताइए। चलिए, दामोदर एक ऐसी नदी है जो आधी दूरी तक गुम्फित जल मार्ग से गुजरती है, यानी दरार घाटी से गुजरती है, और आधी दूरी तक मैदान में बहती है। यूपीपीसीएस का, आईएएस का पेट क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है आपको। आधी दूरी तक चट्टानों के बीच से गुजरती है और आधी दूरी तक मैदान में बहती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? ये बार बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि भारत में क्वेश्चन यहीं से आता है कि इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो बराक और कोनार ये प्रमुख सहायक नदियां, बाकी नदियां तो बहुत सारी, देखिए ऐसे तैयार करना। और यहीं पर दामोदर घाटी की परियोजना हुई जहां ये दोनों नदियां मिल रही। तिलैया बांध, कोनार बांध, ये सब बांध है इसकी दामोदर घाटी परियोजना में। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1948 में किया गया कि भारत में दामोदर घाटी परियोजना स्थापित की जाएगी। और इसका मॉडल कहां से लिया गया, बहुत बार आपसे क्वेश्चन आता है। दामोदर घाटी परियोजना किस मॉडल पर आधारित है? ये यूएसए के टेनेसी वैली प्रोजेक्ट पर आधारित है, टेनेसी घाटी परियोजना पर। ऐसे चीजों को स्पष्ट करने वाला 1948 में निगम बनता है, उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत होती है, 1954 में जाकर के इसका शुभारंभ। दूसरा लिखिए, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना पढ़ा है किसी ने? हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, बिल्कुल सही जवाब आपका। और कोई इसके बारे में और कोई बात? यह विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना है, लॉन्गेस्ट डैम प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इतना लंबा बांध कहीं नहीं है, इतना बड़ा लंबा बांध इस पर। चलो आगे बात करें। इस पर काम हुआ। फिर लिखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना, इस पर काम हुआ। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज में। फिर क्या हुआ और आगे? भारत में एक उर्वरक फैक्ट्री है, जो पहली उर्वरक फैक्ट्री, सिंदरी उर्वरक कारखाना। कौन सी? सिंदरी उर्वरक। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में है आज।
चलिए, तो ये सिंदरी ठीक है। चलिए, सिंदरी उर्वरक कारखाना, ठीक है। तो यानी ये सब जो काम हो रहे हैं ये पहली पंचवर्षीय योजना काल में, ठीक। अब आगे बात करते हैं, एक बढ़िया सा बात। एक क्वेश्चन आया है कई बार कि भारत के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए सबसे पहला कार्यक्रम कौन शुरू किया गया? भारत का सबसे पहला कार्यक्रम कौन सा? योजना या कार्यक्रम इसे कहेंगे, स्कीम। स्वतंत्र भारत की पहली कार्यक्रम कौन सी थी? इटावा विकास कार्यक्रम। कहीं पर भी याद करें ना, ये कई बार पूछे। स्वतंत्र भारत का पहला कार्यक्रम इटावा विकास कार्यक्रम, इटावा डेवलपमेंट स्कीम। अब खैर ये तो अलग बात है क्योंकि 1948 में थी। अब आ जाइए, पंचवर्षीय योजना काल में पूरे भारत में विकसित की गई, पूरे भारत में लागू की गई एक पहली कार्यक्रम। भारत के विकास के लिए योजना काल में लागू की गई पहली कार्यक्रम, जिससे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन दिया था। अभी 2025 के क्वेश्चन में है, ये क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि भारत गांव का देश और गांव के विकास के लिए ग्रामीण समुदाय, तो इसके लिए शुरुआत किया गया रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसका नाम रखा गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई थी 1952। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। अब इसको थोड़ा सा हम अगर लिंक करें तो आप लोग अगर याद कर पा रहे हो तो जरा याद करेगा। एक कमेटी बनाई गई थी भारत में, बलवंत राय मेहता समिति। नाम तो सुना ही हो। किस लिए बनाई गई? ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायतों में गठन, ग्राम पंचायतों की गठन। तो अब यहीं पर नोट कर लीजिएगा, और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आता है, लिखिएगा ब्रैकेट में करके कहीं पर लिख लीजिएगा। इसको यही नोट लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए। यानी अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया, तुरंत लोग लगा देते हैं पंचायती राज व्यवस्था की गठन। सामान्य किताब वाले भी यही लिख देते हैं। लेकिन आप बिल्कुल याद रखिएगा। अभी मैं आप कहोगे तो नहीं हमने किताब में पढ़ा, गलत से पढ़ा नहीं है, आपकी बात सही रहेगी। उसमें क्या हम आपको क्यों हो रहा है ऐसा बताते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लागू किया गया, जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया। ये नेहरू जी की बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि पहला योजना है, इस पर थोड़ी चर्चा करना जरूरी है कि हम ग्रामीण समुदाय का विकास करेंगे। और उस ग्रामीण समुदाय का विकास कैसे करेंगे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको लागू किया जाए। लागू किया गया 1952 में योजना बनाई। 1954 तक देखा नेहरू जी ने, कहा कुछ नहीं विकास हो रहा। तो देखा कुछ नहीं विकास हो रहा, फिर आगे परेशान हुए। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई हम इतना बड़ा पैसा खर्च करके, इतना ज़्यादा बड़ा बजट पे काम करके हम कार्यक्रम चला रहे हैं, तो आखिर भारत का सामुदायिक विकास यानी ग्रामीण क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो रहा? तो उसके पीछे कारण दिया गया कि जो पैसा आप भेज रहे हो
ये प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से गाँव में जा रहा है और इसका सही ढंग से सदुपयोग नहीं होता। तो राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था ना कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव तक 10 पैसा पहुंचता है। अब हम ये पब्लिकली नहीं कर सकते कि भाई बीच में कौन खा लेता है, बाकी आप समझ रहे हैं। तो भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता यहीं पर छिपी हुई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन इसलिए किया गया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो रहा है तो क्यों असफल हो रहा है। तब उन्होंने उनसे पूछा गया कि इसकी सफलता के लिए आपका सुझाव क्या है। तब उन्होंने कहा था कि इसकी सफलता का सुझाव आपके भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में है। तो खोजा गया नीति निर्देशक तत्व में, तो वहां लिखा था पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, है ना, किस अनुच्छेद में 243 नीति निर्देशक तत्वों में बात करते हैं। 36 से 91 में बहुत सारी बातें हैं। केवल ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ, ये हमको बताया अनुच्छेद 45। पढ़िए बहुत अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। उसी आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। लेकिन नेहरू जी यहाँ एक कार्य करने से चूक गए कि इसको संवैधानिक मान्यता उस समय नहीं दी। शुरू कर दिया क्योंकि भाई उन्होंने कहा कि 45 में है तो शुरू कर दो, बात खत्म हो, चलने लगा। लेकिन हर सरकारें क्या करने लगी, अपने हिसाब से इसकी प्लानिंग करने लगी। तो अब उस पर बात चर्चा बाद में आप उस पर करेंगे। हमारा काम यहाँ पर है कि हमने आपको लिंक किया कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच। ठीक है ना, तो पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, थोड़ी अच्छी पढ़िए, कम पढ़िए। तो पहली पंचवर्षीय योजना समझ में आ गई। अब आइए बात दूसरी पंचवर्षीय, सेकंड 5-ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। 1956 से 1961। उद्देश्य क्या था इसका, भारी औद्योगिकरण, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारी औद्योगिकरण, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहली पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के विकास पर बल दिया, खाद्यान्न उत्पादन पर बल दिया, तो यह खाद्यान्न बढ़ा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जब आई तो भारत सरकार ने भारी औद्योगिकरण पर बल दिया, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया कि अगर उद्योगों का विकास नहीं करेंगे तो भारत में कृषि का विकास भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि कृषि के विकास के लिए भी यंत्र जरूरी है, ट्रैक्टर जरूरी है, कल्टीवेटर जरूरी है। और जब आपके यहाँ औद्योगिकरण नहीं हो तो कैसे बनाओगे भाई, हर को सबको बाहर से मंगाएंगे तो काम कर नहीं पाओगे। तो भारत सरकार ने भारी औद्योगिकरण, तो इस भारी औद्योगिकरण के टाइम पीरियड में भारत में और क्या क्या हो रहा है जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए 3 बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। देखिए 3 बड़े स्टील प्लांटों की स्थापना। अब जो 3 बड़े स्टील प्लांट बताना है हमको, भारत के 4 बड़े स्टील प्लांट हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, नाम तो पढ़ा ही होगा। तो पहला जो 3 नाम मैंने बताया वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थे। देखिए भिलाई, पहला कौन सा है, भिलाई। भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। लिख लीजिएगा इसको, हमें पता है कि आप लोगों की कमजोरी क्या है।
भिलाई कहाँ है? मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं भी यहीं से लिया हूँ और हमारा भी बेसिक कॉलेज यही रहा जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। इसी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हमारी स्कूल में कॉलेज है, हमारी यही नीति है। इसलिए कहाँ तक आप जा सकते हैं या क्या हम लोग की शुरुआत की प्रॉब्लम होती है, ये हम अच्छे तरीके से समझें। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसलिए बड़ा लगाव भी था कि मैं बस्ती आकर के पढ़ाऊँ। बड़ा मुझे ऐसा नहीं कि मुझे वो रहा, लेकिन बस एक बस्ती से ज़बरदस्त लगा, चूँकि हमारी जन्मभूमि है और शुरुआत की हमारी नहीं है, तो हम इससे बड़ा लगाव रखते हैं। इसलिए मुझे यहाँ आना बड़ा कई दिनों से प्लान चल रहा था कि जब बस्ती जरूर आना चाहिए। वही हमारा आपके पास में कितना होते हैं गाँव है, वही हमारा गाँव है। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है रूरल स्टूडेंट की ग्रामीण क्षेत्रों से, वो मुझे पता है। कहाँ से आप कमज़ोर पड़ते हैं वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने पिछले 20 सालों से देखा है। तो प्रयास मैं करूँगा कि उसी को आपको कम से कम लेक्चर में, ज़्यादा मुझे आना भी नहीं है, लेकिन कम से कम में मैं आपको उतना उस हर्डल से निकाल पाऊँ। इसलिए मैं आपको जो पढ़ाता हूँ तो एक केवल इकोनॉमी को लेकर के नहीं कि जो टॉपिक पढ़ा दिया गया मैं पढ़ा के आपको चला गया, बात खत्म हो गई। मैं चाह रहा हूँ कि होलिस्टिक आपका डेवलपमेंट करें, वो प्रयास करूँ कि ताकि आपका एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। अब कितना मैं अपने उद्देश्य में सफल होता हूँ तो भाई आप लोग के ऊपर निर्भर है। बाकी अगर और कुछ आप सजेशन होगा तो आप बिल्कुल सजेशन दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अब एक क्वेश्चन इससे बार बार आता है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस, इन द कोलैबोरेशन ऑफ रशिया, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक, दूसरा लिखिए दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ये किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। तो ब्रिटेन के सहयोग से। और तीसरा स्टील प्लांट है यहाँ राउरकेला, कहाँ पर है? ओडिशा में है। और किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग। राउरकेला जर्मनी के। ठीक, 3 बड़े स्टील प्लांट हो गए आपके। यहीं पर HMT की स्थापना हो रही है। HMT, हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स। और HMT नाम सुना होगा आप लोगों ने, अभी जल्द ही बंद हुई है, 7-8 साल पहले। HMT की घड़ियाँ आती थी, तो HMT की घड़ियाँ अब आती थी, पहले HMT के ट्रैक्टर आते थे। और क्या आते थे? ट्रैक्टर। आज भी गांव में कहीं कहीं 4 से 10 गांव में एक जगह खड़ी मिल जाती पुरानी कबाड़ के हालत में HMT जेटर मिलता है, देखा कि नहीं देखा? HMT जेटर, तो HMT जेटर ट्रैक्टर। तो ऐसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाने लगा भारत का, औद्योगिकरण, द्वितीय पंचवर्षीय। अब देखिए, अगर लिंक करना चाहे तो हम और भी लिंक कर दें। पहली पंचवर्षीय योजना काल में भारत में 2 बैंक स्थापित हुए। कौन से? जरा सोचिए, अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। 1951 से लेकर के 56 के बीच में भारत में 2 बड़े बैंक स्थापित हो रहे हैं। एक बैंक ने तो अभी 70वां स्थापना वर्ष मनाया है। बिल्कुल सही जवाब, SBI। देखिए, ऐसे ही आपको लिंक करके याद करना होगा। 1955 में अपना 70वां स्थापना वर्ष मनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI, ये दोनों यहीं पर स्थापित हुए। लेकिन वो जो ICICI था वो उस समय का बैंक नहीं था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, बैंक के रूप में नहीं था ICICI। SBI और ICICI। ICICI का नाम सुना कि नहीं सुना? क्या फुल फॉर्म है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड
इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, कभी तो आप पूछ लेते हैं। चलिए, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना काल में हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में भारतीय कंपनी अधिनियम पारित किया गया, पंचायती राज व्यवस्था की शुरू की गई। अब लिंक करना हो तो ऐसे आपको लिंक भी कर लीजिए, पॉलिटिकल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज को आप ठीक। अब लिखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। तृतीय पंचवर्षीय योजना आत्मस्फूर्ति की बात करने लगा भारत। तीसरी पंचवर्षीय योजना में टेक ऑफ पॉइंट की बात करने लगा, स्फूर्ति की बात करने लगा कि अब हम तेजी से विकास करें, क्योंकि हमने भारी औद्योगिकरण भी कर लिया, थोड़ा उद्योगों की स्थापना भी कर लिया, हमने कृषि का भी विकास करना शुरू कर लिया, हम टेक ऑफ की बात करें। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में भारत की विकास दर नकारात्मक हो गई। जो डेवलपमेंट चाहता था विकास, भारत को डेवलपमेंट नहीं हो पाया, डिक्लाइन हो। अब इसका प्रमुख कारण युद्ध 1962 इंडो चाइना, 1965 इंडो पाक, और इसी के साथ साथ भारत में अंतर्गत में क्या आ गया, महामारी, प्लेग फैला था महाराष्ट्र साइड में, और हैजा जैसी महामारी उत्तर भारत। तो महामारी, ये तीनों ने मिलकर भारत की विकास दर को, बात समझ आ गई? देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन यहाँ बनता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का विकास दर नकारात्मक। The growth rate of third 5 year plan was negative. लेकिन यहां पर भी दो बड़े काम हो रहे। कौन से बड़े काम हो रहे भाई? पहला हो रहा है IDBI की स्थापना। लिख लीजिएगा, IDBI की स्थापना 1964 है। IDBI का नाम सुना आप लोगों ने? क्या फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। और दूसरा हो रहा है UTI की स्थापना, ये भी 1964 में। UTI की स्थापना, ठीक है। IDBI की स्थापना और UTI। अब जरा इन दोनों की कहानी सुन लीजिए भाई। UTI मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी है, ऐसे लिख लीजिए। यह भारत की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी है। कौन सी? UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसने US 64 नाम का एक बॉन्ड जारी किया था, म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब IDBI को समझने के लिए थोड़ा समय, 2 मिनट जरा वार्ता याद कर ले रहा हूँ आपसे। भारत में स्वतंत्र भारत की बात कर लीजिए। जब से भारत आजाद हुआ तो भारत सरकार ये चाहती थी कि भारत का औद्योगिकरण हो। समस्या ये थी कि नेहरू मॉडल पे हो कि गांधी के मॉडल पे हो, विवाद ये था। नेहरू ने अपना मॉडल लेके चलना साहब, तो उस पर काम करना शुरू किया उन्होंने। और भारत में नेहरू ने उद्योगों के विकास के लिए ऋण देने की बात करना शुरू किया कि भाई हम ऋण देने की बात करेंगे, लोन देने के लिए। तो सबसे पहली जो
एक संस्था की स्थापना करते हैं, वो था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नाम आपसे आएगा IFC। इसकी स्थापना 1948 में होगी। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। IFC इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आप इंडिया भी लिख सकते हो, आई भी बना सकते हो। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसे हिंदी में कहते हैं। अब पहला IFC हो गया, फिर दूसरे नंबर पर ICICI था, जो मैंने बताया आपको कि 1955 में आया था। इसके बाद ये आ गया। अब तीसरे नंबर पर IDBI आता है, मतलब पंचवर्षीय योजना का भी पहले इसका नंबर था, पहली पंचवर्षीय योजना में इसका नंबर था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका नंबर है। लेकिन इन तीनों में कुछ अंतर भी है। बेसिक अंतर क्या है, एक लाइन में बताऊंगा मैं। IFC सभी को घरेलू मुद्रा में लोन देता है। पूरे कोई भी उद्योग वाले को चाहिए IFC से जाकर के लोन ले सकता है, लेकिन बड़े लोन 1500 वाले नहीं। अब भैया IFC से आप आगे बढ़िए तो ICICI की स्थापना क्यों हुई? अगर कोई कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है और उसके साथ साथ इंडिया के बाहर बिजनेस करती है, तो उसे फॉरेन करेंसी में अगर लोन चाहिए तो वो ICICI की स्थापना इसीलिए हुई है कि घरेलू मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा में हो। चर्चा जो और जोर में आई। अब फिर इसके बाद IDBI की स्थापना क्यों किया गया? IDBI को इंडस्ट्रियल लोन सेक्टर का अपेक्स ब्रांड बनाया गया, सर्वोच्च संस्था। जैसे भारत की बैंकिंग सेक्टर की सबसे ऊंची संस्था कौन सी है? RBI। अब RBI से आप चले आइए एग्रीकल्चरल फील्ड पे, तो एग्रीकल्चरल लोन, एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए भारत में सर्वोच्च संस्था दूसरे नंबर की कौन सी है? नाबार्ड। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन नाबार्ड के ऊपर RBI तो है ही है ना। ऐसे ही औद्योगिक लोन के लिए IDBI, और IDBI के ऊपर RBI। IDBI की स्थापना हुई 1964 में, तीसरी पंचवर्षीय। क्लियर? आज की सेवा यही रखते हैं, कल बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे। प्रयास करिएगा, अगर कुछ भी मैटर आपके पास हो थोड़ा पढ़ जाते हैं। आप पढ़े हुए रहेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बात करने में आपको हो जाएगा।